नमस्कार दोस्तों, आप इस समय निषाद मंथन न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है बिंद्रेश निषाद। आप बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं राष्ट्रीय महासचिव जी से यह जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद हंडिया विधानसभा से हैं। उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जिस पर आपने उनसे रिटेलिएट भी किए थे। उनसे एक आप फोन पर बात किए थे, जो एक ऑडियो था काफ़ी वायरल हुआ था। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाकिम लाल बिंद जी ने जो बयान दिया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उनकी मंशा क्या है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं, बताएं। सर, पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं आपके दर्शक। और दूसरी, आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल जल्दी ही ब्रॉडकास्ट के माध्यम से टीवी पर आए। और दूसरी चीज़, आपने जो सवाल पूछा हाकिम लाल जी के बारे में, इसमें एक्चुअली कोई विशेष लॉजिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं वो केवल क्षेत्रवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए आते हैं। उसमें से हाकिम लाल जी का एक हिस्सा ये है। और हाकिम लाल वगैरह जो इस तरह के विधायक हैं, इनको समाज की कोई परख नहीं है। यहाँ तक कि इनको ये नहीं मालूम है कि हमारी उपजातियाँ क्या हैं। और ये लोग केवल क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग समाज में इकट्ठा होकर, समाज में संगठनों को जोड़ के, लोगों को जोड़ के, समाज को एकजुट करके एक बड़े पैमाने की राजनीति करने को सोचते हैं हम। और इस तरह के लोग जो ऊंची मानसिकता के लोग होते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, या समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हों, वो समाज में विघटन डाल के केवल क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और दूसरी चीज़, इनकी जो मंशा है, ये मंशा ये है कि इन्होंने मेरे ऑडियो में स्पष्ट बोला था कि हमारा निषाद साथ नहीं देता। तो मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप समाज को लेके, हंडिया विधानसभा केवल बहुल क्षेत्र है, अगर उस बहुल क्षेत्र में आपने समाज के साथ में मिल के काम किया होता तो आपको बसपा से सपा में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको यही बसपा और सपा और अदर पार्टियां बुला के टिकट देती। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अदर समाज के लोग अपने वोट बैंक को लेके मजबूती से खड़े रहते हैं और पार्टियां बुला के उनको टिकट देती हैं, ये हम कब सीखेंगे? ये हमें सीखने की जरूरत है। अगर आज 70 साल 1950 में संविधान की रचना हुई, 52 में पहला चुनाव हुआ है, उसके बाद से ये 16वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला, 17वीं का 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ। और 17 बार के लोकसभा के चुनाव में हमारा कोई बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुल क्षेत्र है, जहाँ हम 164-65 सीटें ऐसे जहाँ हम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहाँ अगर हमारा संगठन भी चल रहा है तो क्षेत्रवाद में सीमित है। कोई हमारा पॉलिटिशियन खड़ा है तो क्षेत्रवाद में सीमित है। वो अपने क्षेत्र में लेके अपनी बातों को रखता है और वहाँ से चुनाव जीत जाता है और किसी पार्टी के साथ में ज्वाइन होकर वहाँ रसमलाई खाने लगता है। तो आप के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के ओछे मानसिकता वाले जितने भी पॉलिटिशियन हमारे समाज में हैं, उनको अब समाज को खड़े होके जवाब देने की जरूरत है कि भाई, अगर आप इस तरह से जाके सदन में जाके इस तरह का स्टेटमेंट दोगे समाज को तोड़ने का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी चीज कि हम कब बड़े होंगे? जब सांसद विधायक होके पटल पे जाके सदन हो, चाहे वो विधानसभा का सदन हो, चाहे विधायिका का सदन हो, चाहे लोकसभा का सदन हो, चाहे राज्यसभा का सदन हो, ऐसे बड़े पटलों पे आप समस्या ना उठा के समाज को बांटने की बात करोगे, आप बड़े कब हो गए? तो बचकानी हरकत है ना। तो इन नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और बड़े होके कम से कम समाज का नेतृत्व करें, ताकि समाज इनके पीछे खड़े होके इनके राजनीतिक वर्चस्व को भी बढ़ाए और समाज के वर्चस्व को भी बढ़ाए। मेरा अगला प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 जातियों का मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन का, आरक्षण का मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे बयान से इस आरक्षण का मांग बहुत कमजोर हो जाएगा? ताकि हम जो एकत्र हैं, एकत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक संगठन मुंबई से लेके महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगह के जो मछुआ समाज के लोग हैं, एक एनजीओ बना के, सामाजिक संगठन बना के समाज को एकजुट करने में लगे हैं।
ऐसे में जो गैर जिम्मेदाराना बयान है हमारे नेताओं का, तो क्या लगता है नेता नहीं चाहते हैं कि समाज एक हो? उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? कि वोट बैंक है या जस्ट जो मछुआ समाज है उसको मूर्ख समझते हैं? सर, इसके पहले मैंने एक बात बोली कि क्षेत्रवाद की राजनीति, और दूसरी चीज आपने बोला ये जो चिटफुटिया नेता हैं जो घड़ी घड़ी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, इनको मैं चिटफुटिया नेता ही कहूंगा, क्योंकि इनको ना तो समाज का कोई एनालिसिस है, ना तो इनको अपने विधानसभा में कितना वोट कौन सा समाज का कौन सा नहीं है ये भी नहीं जल्दी मालूम पड़ता, और ना तो ही समाज में कोई अच्छी पैठ रखते हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा कि आरक्षण, और आरक्षण जो 17 जातियों का रखा गया मुद्दा है, सर मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा प्रस्ताव आपके चैनल के माध्यम से भिन्न है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम आरक्षण लेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे, तब जाके कंपटीशन में बैठेंगे। मेरा एक मानना है कि हम आरक्षण की बात ना करके भागीदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, आज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर समाज के लोग, मछुआ समुदाय के लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो 27 से 28% के आसपास तमिलनाडु में है। आप लोगों ने देखा ही होगा वहाँ गैर जनरल सरकार चल रही है, और तमिलनाडु सरकार ऐसी है जिसमें किसी भी जनरल को सरकार में जगह नहीं दिया गया है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में 19% के आसपास है, गुजरात में 22% के नियर अबाउट में हमारा समाज रहता है, उत्तर प्रदेश में तो 17-15% के आसपास रहता है। अगर पूरे देश में हम एनालिसिस करें इस चीज को लेके, एक्चुअली मछुआ समाज एकता संघ के साथ साथ मैं ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। उसमें मैं जितना एनालिसिस मछुआ समाज के माध्यम से नहीं होता हूँ, वहां से मेरा सर्वे आते रहता है, तो उस सर्वे के आधार से सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं कि कहाँ कौन सी जातियां और कौन से उपजाति और कितने परसेंट कहाँ रहते हैं और उनका व्यवसाय क्या रहता है। तो वहां से मुझे जानकारी मिली है कि नियर अबाउट में 22 से 23% के आसपास पूरे देश में हमारा समुदाय रहता है, और 23% का समुदाय जिसका है वो सदन में सांसद विधायक के लिए क्यों तरसता है? अगर हम राजनीतिक मंशा की बात करें तो हम जिस पार्टी को 22 से 25% वोट मिल जाता है वो सरकार बना लेती है, और 22% की हमारी आबादी होने के बावजूद भी हम सांसद विधायक को तरसते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं, लोगों के पीछे घूमते हैं, टिकट लेने के लिए घूमते हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां यही बोलती हैं कि तो बिकाऊ समाज है। तो अब एक मुद्दा होना चाहिए, आरक्षण बहुत पुराना मुद्दा हो गया है, ये 1992 में आया, 84-85 में जब इसको सैंक्शन किया गया, 92 में डिक्लेयर हुआ राम मनोहर लोहिया जी के माध्यम से और जयप्रकाश जी के माध्यम से, जब ये सदन में रखा गया, मजबूती से जब प्रेशर आया तब जाके प्रस्तावित हुआ। लेकिन इसमें उस समाज को फायदा मिला और उसका फुल फायदा लिया जो समाज उस कैटेगरी में आके अपने आप को अव्वल रखा। हम तब भी अव्वल नहीं रख पा रहे थे, आज हम कंपटीशन में हैं। कंपटीशन के जमाने में जितना हम कंपटीशन करते जाएंगे उतना आगे वाले और अव्वल होते जाएंगे। इसलिए आरक्षण के मुद्दे पे मैं सीधा एक चीज बोलूंगा कि हमें भागीदारी की जरूरत है। हम चाहे सत्ता में, चाहे प्रशासन में या एजुकेशन में, अगर जितनी हमारी आबादी के आधार पे हमारा सर्वेक्षण कर दीजिए, हम उसके हिसाब से अपनी भागीदारी लेंगे। ठीक है। मेरा जैसे आपकी बातों से ये प्रतीत होता है, इतनी बड़ी संख्या में मछुआ समाज होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अपना अधिकार भागीदारी नहीं पा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं रीजन होगा कि हम जो हमारे वोटों का पोलराइजेशन है वो हो नहीं पा रहा है, और हम एक फिक्स वोट न होते हुए फ्लोटिंग वोट यानी बहता हुआ वोट है, जहां भी लहर मारेगी वहां बह के चले जाते हैं। तो जो हमारे जो वोटर हैं उनको जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि इस तरह का जो फ्लोटिंग वोट है वो बहता न रहे, वो एक जगह फिक्स रहे? बहुत अच्छा सर सवाल आपने बोला, बात करते करते मेरे माइंड में चीजें थी और निकल गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जिस तरह से आपने बोला फ्लैटिंग वोट, हमारे समुदाय को जिस तरह से वर्गीकरण किया गया है, आप समाज में हैं और संगठन भी चलाते हैं, मीडिया में भी है, शायद आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी कि हमारे समाज को जो वर्गीकृत किया गया है 578 जातियों में, उस वर्गीकृत जो नाम आए हैं, जिस तरह से संगठनों के माध्यम से आप भी प्रचारित कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में चल रही हैं,
इसको हमें समीकरणाइज करने की जरूरत है। अभी हम लोग चाहे हमारी कोई भी उपजाति उत्तर प्रदेश में सब ओबीसी में है, निषाद दिल्ली में एससी में आते हैं, आप केवट चले जाइए पश्चिम बंगाल में, वहाँ एससी में आते हैं, मल्लाह जो आता है ओबीसी में आ जाता है, वही केवटिया करके महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में सरनेम लिखते हैं ओबीसी में आते हैं, एक भीमर करके लिखते हैं वो एससी में आ जाते हैं। इस तरह से जो हमारे समाज को वर्गीकृत किया गया है, जो एससी में हो ओबीसी में नहीं जाना चाहता, जो ओबीसी में हो एससी में नहीं जाना चाहता है, और जो एसटी एनटी में है वो क्यों बाहर निकलेगा, तो उसको उसकी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये पॉलिटिकली बेनिफिटों को लेके सरकार आज से नहीं पहले से ही हमारे समाज को इसलिए वर्गीकृत कर गई है कि इनके पास जो चीजें हैं अगर ये एक साथ में आ गए तो कहीं न कहीं शासन सत्ता के ऊपर लहर पड़ जाएगी। इसीलिए हमें वर्गीकृत करके हमारे वोटों को वंचित कर रहे हैं। संगठनों के माध्यम से हम लोग बहुत तेजी से आह्वान कर रहे हैं और इस तरह से आह्वान करके लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है और एक पॉलिटिकली थिंक भी बनी है कि भाई हम इस चीज को राजनीतिक स्तर पर सोच के और सरकार में भागीदारी लेने का काम भी करेंगे और लोग ले भी रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के चुटपुटिया नेता हैं इनकी वजह से कहीं न कहीं हम नाखूनों से खुरच के लग रहा है, हाँ, नाखूनों से खुरच के हम संगठन के लोगों को, समाज के और आदर्श जातियों को लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समाज के छिछोरे नेता, मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे समाज के छिछोरे नेता सर्वोच्च पटल पे जाके इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोगों को एक मोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि इनके स्टेटमेंट से समाज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या लगता है इस तरह का जो हाकिमलाल बिंद जी जो ने ये बयान दिया है, क्या लगता है कहीं ये पार्टी तो नहीं उनको बोली है कि अलग जो मछुआ समाज की अलग पार्टियां हों उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या खंडित करने के लिए खंड कर दिया जाए, जो निषाद समाज की एक निषाद पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, कमजोर करने के लिए इस तरह का बयानबाजी किया गया, इसमें आपका क्या सोचना है? सर एक्चुअली मैंने जब उनसे बात किया हाकिमलाल जी से तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि भाई निषाद पार्टी हमारा विरोध करती है। भाई सीधी सी बात है, राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोध और समर्थन लगा रहता है। राजनीति में आप देख ही रहे हैं कि कोई जातीय दुश्मन नहीं होता। बीजेपी जैसी पार्टी पीडीपी से अलायंस कर लेती है, शिवसेना जैसी पार्टी से कांग्रेस से कर लेती है, और समाजवादी पार्टी जो कट्टर दुश्मन बसपा से कर लेती है, जेडीयू आरजेडी कर ही लेती है। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन इस चीज को लेके हाकिमलाल जी को समझना चाहिए कि पार्टियां कोई भी हो, या संजय निषाद को समझना चाहिए पार्टियां कोई भी हो, हमें समाज में अपनी पैठ बनाने की जरूरत है। जब तक हम समाज में अपनी पैठ नहीं बनाएंगे तब तक जो हमारा सांसद विधायक का लॉलीपॉप है वो लॉलीपॉप ही रह जाएगा। हम उसको कभी अपने मुंह में लेके टेस्ट लेने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज में पैठ बनाने की जरूरत है। इन सभी लोगों से जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो समाज का कोई पॉलिटिकली मजबूत बंदा हो या समाज का निचले तबके का बंदा हो, उसको अगर निचले तबके का उसको समझाया जा सकता है, लेकिन बड़े तबके का है तो उसको समझाना बेकार है। उसको ये बताने की जरूरत है, समाज में बताने की जरूरत है, भाई इनका विरोध कर दो, अपने आप वो खत्म हो जाए। ठीक है, आप काफी मतलब संगठन के माध्यम से मछुआ समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आपके अनुभव से क्या लगता है कि मछुआ समाज में क्या क्या कमियां हैं और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, सुधारा जाए, इस विषय में जो आपका अनुभव है उस बारे में बताइए। कमियां क्या है समाज में जो एकजुट नहीं होने दे रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कमियां यही हैं कि हमारे समाज में जैसे हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि हमारी उपजातियां तमिलनाडु में कौन से सरनेम से लिखती हैं, तो हम उनके सरनेम को नहीं जान पाते। तब उनसे जब हम पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या था, वहां से हम अपने आप को जान पाते हैं कि भाई आप इस समुदाय से तो नहीं हो, कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो जब वो बंदा बता देता है कि भाई हमारे पिताजी का ये प्रोफेशन है, तो हमें एक डिटेल्स मिल जाता है कि इनका जो प्रोफेशन है ये कहीं न कहीं हमारे समुदाय से है। उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत की बात कर लीजिए कि अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हाकिमलाल जी का स्टेटमेंट है, हाकिमलाल जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने जो गलती की है सदन में वो इसीलिए ले रहा हूँ। जैसे हमारा अपना भदोही बिंद बहुल क्षेत्र है, केवट बहुल क्षेत्र है, चाहे लोकसभा हो चाहे उसमें एक दो तीन विधानसभाएं हो, वो बहुल क्षेत्र में है। तो वो केवल अपनी
पर्टिकुलर राजनीति सीखने के लिए। वो सांसद विधायक वहाँ के इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, उससे समाज का कुछ तबका थोड़ा डिमोटिवेट होता है। गोरखपुर क्षेत्र में आप चले जाइए, निषाद मल्ला है, वहाँ अगर दूसरा कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है, सीधी सी बात है कि राजनीतिक स्टेटमेंट है, वो देंगे ही। ये सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि वो इस चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक बुद्धिजीविता डालें और समाज के जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, स्वजातीय मुद्दे हैं, एजुकेशनल मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, प्रशासनिक मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा करके समाज को जोड़ने का काम किया जाए। और हमें पॉलिटिशियनों के मुद्दे पे नहीं आना है, क्योंकि पॉलिटिशियन तो वो कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। तो राजनीति का एक अपना अलग दायरा है, सामाजिक संगठनों का एक दायरा बना के हमें काम करने की जरूरत है। मेरा एक और प्रश्न है, निषाद पार्टी आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार में सहभागी है, तो चूंकि वो रिजर्वेशन का आंदोलन करके ही सत्ता में आई है, उसी का मेन मुद्दा था आंदोलन। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो निषाद पार्टी है वो समाज के हित में कार्य कर रही है या अपने ही एजेंडा सेट कर रही है? सर, इसमें मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अगर आपके माध्यम से कुछ बोलना चाहूँगा तो थोड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ निषाद पार्टी का। निषाद पार्टी एक्चुअली जब राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनी थी, वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआत हुई थी तो उसने हिस्सेदारी की बात की थी। और संजय निषाद का एक एजेंडा था, वो एक पावती फाड़ते थे वो आप जानते होंगे शायद। वो जब वो गांव में जाते थे तो पावती को बोलते थे कि पावतियाँ आपकी रहेगी तो लखनऊ में हम बैठे रहेंगे तो आप आके मिल सकते हो। आज बताइए संजय निषाद जी उस पावती को लेके अगर कोई बंदा जाता तो उसे कितना मिलते हैं, अगर कोई फोन करता तो सही से जवाब नहीं देते हैं। और आज बीजेपी के अलायंस में बैठे हुए हैं, मोदी जी इसका विरोध करते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इनके दो विधायक, एक विधायक, एक एमएलसी और एक सांसद हैं। इसका विरोध सबसे पहले लगभग जब समाजवादी पार्टी से इनका लड़का प्रवीण टिकट पा रहा था लोकसभा का, तभी मैंने फोन करके संजय निषाद जी को भी बोला था, प्रवीण को भी बोला था। लेकिन कहीं न कहीं जिनको पॉलिटिकली बेनिफिट मिलने लगता है वो इस चीज़ का विरोध, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। तो जिस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेंड होता है कि ये मेरा काम है, मैं यही करूँगा, उसी तरह से राजनीति करने वालों का राजनीति एक काम है। वो चाहे समाज को तोड़ के राजनीति करें, चाहे समाज को जोड़ के राजनीति करें, या किसी को बेच के या खरीद के राजनीति करें, ये उनका ट्रेंड है और वो करेंगे ही। उसमें अगर हम इन्वॉल्व होते हैं या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, वो कभी नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज को आईना दिखाने की जरूरत है। अगर समाज मजबूती से इस चीज़ के ऊपर खड़ा होता है और करता है तो कहीं न कहीं इनके अंदर भी वो जागरूकता आएगी और वो अपने आप में चेंजेस लाएंगे। और चेंजेस इसीलिए नहीं आ रहा है कि संजय निषाद जैसे लोग, जैसे अपने रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला, आपको मालूम होगा अभी जल्दी हालिया में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था अमित शाह जी के माध्यम से, और उसमें संजय निषाद जी थे। तो गांवों से जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, वहां ये बोल के गया था कि यहाँ हमें आरक्षण का प्रावधान मिलने वाला है, लेकिन वो मीडिया में दिखा नहीं। लेकिन लखनऊ में जो कुर्सियां टूटी थी वो आपको ही मालूम है। बिल्कुल। तो ये चीजें, आरक्षण का जो लॉलीपॉप है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये लॉलीपॉप ही रहने देना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इनका वोट बैंक है। और मैं इसीलिए इसका विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहता हूं। भाई आप आरक्षण की बात मत करिए, भागीदारी की बात करिए। भाई मेरी संख्या ज्यादा है, तो मेरी जितनी मेजोरिटी है, मेजोरिटी के हिसाब से मुझे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे एजुकेशनल हो, सब जगह पे मेरी भागीदारी तय कर दीजिए। ये सरकार से भी डिमांड करूंगा, सामाजिक संगठनों से डिमांड करके मैं इस चीज पे काम ही कर रहा हूँ और आगे काम किया भी जाएगा सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बिंद्रेश निषाद जी, आपने कीमती समय देके अपना विचार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको वापस, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।